हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फॉर एलिमेंट। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में। और ये वीडियो है एमएड के एडवांस्ड एजुकेशनल रिसर्च सब्जेक्ट में से। बाकी ये एजुकेशनल रिसर्च में भी हो सकता है किसी एमएड में या बीएड में ये टॉपिक हो, तो जिसके भी ये टॉपिक है आप ये वीडियो देख सकते हो। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा लेंथी वीडियो होने वाला है क्योंकि काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बाकी आपको जहाँ से पढ़ना है फिर आप पढ़ सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री क्या होती है, एक बेसिक सा डेफिनेशन से देख लेंगे। हिस्टोरिकल रिसर्च का मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है, टाइप्स कितनी है हिस्टोरिकल रिसर्च की, हिस्टोरिकल रिसर्च के स्टेप्स कितने हैं, देन उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं। चलो, बेसिकली जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री की एक डेफिनेशन दे सकते हैं कि हिस्ट्री इज ए ऑर्गेनाइज्ड इवेंट्स हैपेंड इन पास्ट। कि हिस्ट्री या इतिहास क्या है कि अपने आप में जब हम हिस्ट्री की तरफ देखते हैं, इतिहास में देखते हैं, तो हमें लगता है कि बहुत ही प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चीज़ें हो रखी हैं, राइट, और उनका कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर है। सेकेंड डेफिनेशन यही है कि हिस्ट्री इज ए रिकॉर्ड ऑफ चेन ऑफ रिलेटेड इवेंट्स इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सपोज हम एजुकेशनल पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं या उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि सबसे पहले नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1964 में आई थी, एनईपी 1986 में आई थी, देन एनईपी 2020 में आई थी। तो एक पर्टिकुलर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है पॉलिसीज का, है ना। और अगर इससे भी पहले जाएं तो हम देखेंगे कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 में आया था, देन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1964 में, देन 1986 में। और बात करें तो एनसीएफ, है ना, या फिर आरटी, मतलब जितनी भी पॉलिसीज हैं उनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर है। और हिस्ट्री अपने आप में क्या है, चेन ऑफ रिलेटेड इवेंट्स है। तो हिस्ट्री के डेफिनेशन अपने वर्ड्स में आराम से दे देना। चलो देन, मीनिंग, हिस्टोरिकल रिसर्च का मीनिंग क्या है या मतलब क्या है। तो हिस्टोरिकल रिसर्च हम क्यों करते हैं? हिस्टोरिकल रिसर्च हम इसलिए करते हैं, या एक मेथड है, एक प्रोसीजर है जिसके जरिए हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट में उसको हम स्टडी करते हैं, लेकिन उसका पर्सपेक्टिव होता है हिस्टोरिकल, इतिहास उसका पर्सपेक्टिव होता है, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम स्टडी करते हैं और अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करते हैं, इवेलुएट करते हैं, कंक्लूजन पे पहुंचते हैं किसी। सपोज हम क्या स्टडी करते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च में, अगर एजुकेशन में बात करें तो हो सकती है कोई रिपोर्ट हो सकती है कोई पॉलिसीज हो, इवेंट्स हो, प्रोग्राम्स हो, या किसी भी तरह की ऑब्जर्वेशन हो। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हिस्ट्री में हुई हैं उनको हम अंडरस्टैंड करते हैं, इवेलुएट करते हैं, किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं ताकि वो प्रॉब्लम फ्यूचर में ना हो सके। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है, हिस्टोरिकल रिसर्च एक साइंटिफिक अप्रोच पे बेस है, साइंटिफिक मेथड ऑफ इंक्वायरी है, सिस्टमेटिक वे होता है हिस्टोरिकल रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, ताकि हम प्रेजेंट को अच्छे से स्टडी कर सकें और फ्यूचर ट्रेंड्स कैसे होने वाले हैं उनको हम बता सकें। सपोज करो अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम ये देखेंगे कि पहले ब्लैक बोर्ड यूज होते थे, वाइट बोर्ड आए, प्रोजेक्टर्स आए, है ना। ट्रांसपेरेंट सीट वाला एक प्रोजेक्टर होता था जो कि कुछ इस तरह से दिखता था, उसमें एक डिवाइस लगी होती थी और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सीट रखो और वो उसको प्रोजेक्ट करता था, है ना, मतलब यहाँ से शायद प्रोजेक्ट करता था। तो इस टेक्नोलॉजी के बाद एलसीडी प्रोजेक्टर्स आए, फिर स्मार्ट बोर्ड्स आए, अब इंटरेक्टिव बोर्ड्स आते हैं। तो हम देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी, एजुकेशन में अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे चल रहा है और फ्यूचर में कहाँ तक जाएगा। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो फ्यूचर में क्या हो जाएगा, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, है ना, इमर्सिव टेक्नोलॉजी आ जाएगी। इमर्सिव टेक्नोलॉजी का मतलब है कि पूरा एजुकेशन एक इमर्स एनवायरनमेंट हो जाएगा, मतलब हम अपने रूम में रहते हुए भी हम सिमुलेशन कर सकते हैं दूसरी दुनिया का, दूसरे एनवायरनमेंट का, दूसरे प्लैनेट का, दूसरी प्लेसेस का, या कुछ भी करना हो हम एआर और वीआर के थ्रू वो चीज़ें कर पाएंगे फ्यूचर में, है ना। तो प्रेजेंट को अंडरस्टैंड करने में मदद मिली और फ्यूचर ट्रेंड्स को भी बताने में हमें मदद मिलती है हिस्टोरिकल रिसर्च के जरिए। ओके,
देन पर्पस या वैल्यू क्या है, क्या मूल्य है, क्या इसका वर्थ है, क्यों करते हैं हम हिस्टोरिकल रिसर्च। तो इसके लिए कुछ पर्टिकुलर पॉइंट है या आप कह सकते हो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हिस्टोरिकल रिसर्च की। तो सबसे पहले तो क्या है कि पास्ट में जो भी सक्सेस मिली है, फेलियर्स मिले हैं, उनको हम स्टडी कर सकते हैं, है ना, ताकि आगे ना हो। कहाँ पे हिस्ट्री में प्रॉब्लम अराइज हुई और उसको हम प्रेजेंट में ठीक कर सकते हैं, और ताकि फ्यूचर अच्छे से रहे, है ना, यही करते हैं। हम देखते हैं कि कहाँ पे हमसे गलती हुई ताकि प्रेजेंट में उनको इम्प्लीमेंट कर सकें, ताकि फ्यूचर में हमसे वो गलतियाँ ना हो। देन है हम ये देख सकते हैं कि एजुकेशन में और सोसाइटी में ओवरऑल किस तरह से प्रोग्रेस हुई, है ना। जैसे हम बात करते हैं रिफॉर्मर्स की, तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन से रिफॉर्मर्स आए जिन्होंने इंक्लूसिवनेस के लिए बात करी, जेंडर स्कूल सोसाइटी के लिए बात करी, मतलब फीमेल्स के लिए भी बात करी, है ना, कि उनको भी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो वो चीज़ें हम स्टडी कर सकते हैं। देन हम देख सकते हैं कि डायनेमिक्स, कि कौन से ऐसे उतार चढ़ाव रहे हैं जिनके कारण शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल चेंज आया है, तो उनको स्टडी कर सकते हैं हम। देन है कि जो भी एजुकेशन पॉलिसीज रही हैं, इम्प्लीमेंटेशन उनका कैसे रहा है, और किस तरह से उन्होंने शिक्षा को या एजुकेशन सिस्टम को हमारे देश में या किसी और देश में या किसी और कंट्री में कोई चीज़ आई है तो कैसे आई है, कैसे उसने शिक्षा को चेंज किया है, वो हेल्प मिलती है। देन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं पास्ट को स्टडी करके, ताकि फ्यूचर में ना हो। हम हिस्टोरिकल रिसर्च से प्रीजुडाइज को दूर कर सकते हैं, जो भी हमारे अंदर पहले से धारणा होती है ना, कि कोई पर्टिकुलर सोसाइटी ऐसी है, कोई पर्टिकुलर पॉलिसी ऐसी है, कोई पर्टिकुलर इंसान ऐसा है, तो उनके प्रति हमारा जो स्टीरियोटाइप है, उनके लिए हमारा जो प्रीजुडाइज है, मिसकंसेप्शंस है, वी कैन रिमूव थ्रू हिस्टोरिकल रिसर्च, राइट, है ना। कुछ पॉलिसीज को लेके कई बार हमारे मन में होता है ना कि ये पॉलिसी बेकार थी, लेकिन जब हम स्टडी करते हैं तो हमें लगता है कि भाई पॉलिसी में तो बहुत अच्छे पॉइंट दिए गए थे, लेकिन उनका कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन उतने अच्छे से नहीं हुआ है। तो ये कब दूर होगा, जब हम उसको अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हमारे जो भी प्रीजुडाइज है, स्टीरियोटाइप है, मिसकंसेप्शन है फैक्ट्स को लेके, वो दूर होंगे। देन है हम किसी भी कोई ग्रेट एजुकेटर रहा है, कोई टीचर रहा है, तो उनके थॉट्स को और उनकी आइडियोलॉजीज को वी कैन स्टडी, और वी कैन चेक इफ इन प्रेजेंट टाइम दे कैन बी इम्प्लीमेंटेड और नॉट, राइट। देन है हिस्टोरिकल रिसर्च ट्राई टू फाइंड आंसर टू ऑल द एजुकेशनल प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में किस तरह से एजुकेशनल प्रॉब्लम्स है, उनका कारण पास्ट में छिपा है, उनका रीजन हिस्ट्री में छिपा है, राइट। हिस्ट्री को स्टडी करके हम पता लगा सकते हैं कि भाई कहाँ पे मिस्टेक्स हुई हैं, और मिस्टेक्स को फ्यूचर में हम कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। चलो देन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। तो फर्स्ट है बायोग्राफिकल रिसर्च, ये कई जगह बिब्लियोग्राफिकल लिखा है, डजेंट मैटर। देन है लीगल रिसर्च, देन है स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज, देन है स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बायोग्राफिकल सिंपली इसका मीनिंग क्या है, जब हम किसी की पर्टिकुलर इंसान की लाइफ के बारे में, उनकी अचीवमेंट के बारे में, उनके कैरेक्टर्स के बारे में, उनके एजुकेशनल थॉट्स के बारे में स्टडी करते हैं, या चाहे वो कोई एजुकेटर हो, टीचर हो, या ऐसा इंसान हो जिसने शिक्षा के फील्ड में बहुत अच्छा काम किया हो, राइट। सपोज गांधी जी, टैगोर जी, विवेकानंद जी, जिद्दू कृष्णमूर्ति जी, या जॉन ड्यूई, है ना, हिल्डा टाबा, टाइलर, तो बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट रहे हैं, और उनके जब हम थॉट्स पढ़ते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो उनकी हम चीज़ों को अपने एजुकेशन में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। और काफ़ी एजुकेशनल फिलोसफर तो अपने टाइम से बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक थे, ठीक है, तो इसलिए भी हम उनको पढ़ते हैं। मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ है क्योंकि वीडियो नहीं तो लंबा हो जाता है, फिर आपका इंटरेस्ट कम होता जाता है। चलो देन बात करते हैं लीगल रिसर्च की। तो लीगल अप्रोच हमें मदद करती है कि जो भी लीगल प्रॉब्लम्स हैं जिनका रूट हिस्ट्री में रहा है, उनको स्टडी करने में। तो लीगल बेसिस हम किसका स्टडी करते हैं, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का, है ना, स्टूडेंट एंड टीचर्स का, कोई इंस्टीट्यूट है प्राइवेट है या पब्लिक है, कोई इंस्टीट्यूट है किसी पर्टिकुलर कास्ट के द्वारा चलाया जाता है,
रिलीजन के द्वारा चलाया जाता है, तो उनका हम लीगल बेसिस स्टडी करते हैं, जिनकी रूट जो है हिस्ट्री में छिपी हुई है। ठीक है, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या कॉन्स्टिट्यूशन था, अब क्या है, फ्यूचर में क्या होगा, दैट काइंड ऑफ थिंग। लेकिन लीगल रिसर्च में एक चीज दी हुई है कि जो भी रिसर्चर है उसका लीगली कॉम्पिटेंट होना, उसको लीगल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी वो लीगल रिसर्च को अच्छे से कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, इसका थोड़ा ड्रॉबैक है। देन बात करते हैं स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ आइडिया। तो यहाँ पे आइडिया को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री ऑफ आइडिया को स्टडी कर रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर थॉट आया या आइडिया आया तो कैसे आया। सपोज कोई फिलोसॉफिकल थॉट आता है ना, सपोज प्रैग्मेटिज्म आया था, किसके द्वारा, जॉन ड्यू के द्वारा, है ना, ये जो भी उसके फाउंडर थे, तो उनके द्वारा आया था कि भाई एक्सपेरिमेंटेशन करना ज़्यादा ज़रूरी है, फील्ड वर्क करना ज़्यादा ज़रूरी है, चीज़ों को एक्सपीरियंस करके समझना ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सपीरियंस से जो भी रिजल्ट आता है, एक्सपीरियंस से लर्निंग से जो भी रिजल्ट आता है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना। तो एक फिलोसॉफिकल आइडिया है, जब हम ऐसी चीज़ों को स्टडी करते हैं या किसी साइंटिफिक थॉट को स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ आइडिया। इसमें रिसर्चर क्या क्या स्टडी कर सकता है? हो सकता है कोई आइडिया आया हो इंक्लूसिवनेस का, कोई आइडिया आया हो कि जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज को यूज करना है, कोई आइडिया आया हो कि आईसीटी टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करना चाहिए शिक्षा में, किसी न किसी ने तो दिया ही होगा, है ना। देन किसी ने कहा होगा कि कल्चरल रिस्पॉन्सिव टीचिंग करनी चाहिए, ये भी पॉइंट किसी ने बताया होगा कि क्यों कल्चरल रिस्पॉन्सिव टीचिंग ज़रूरी है क्लासरूम में, स्कूल में, है ना। तो ये आइडिया है कहीं ना कहीं से अराइज हुए हैं और उनको स्टडी करके हम चेक कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं कि वो प्रेजेंट में इम्प्लीमेंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। अगर हो सकते हैं तो फिर उनका फ्यूचर कैसा रहेगा, सारी चीज़ें हैं। और हम कह सकते हैं कि कोई फिलोसॉफिकल आइडिया या कोई साइंटिफिक थॉट्स, आपको जो भी एग्जांपल देना हो इसमें आप दे सकते हो। चलो देन पढ़ते हैं स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो नाम में ही क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो इंडिया में अगर बात करें तो बहुत फेमस इंस्टीट्यूट रहे हैं, नालंदा, तक्षशिला, है ना, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। या अगर हम बात करें तो कैम्ब्रिज अच्छा है तो क्यों है, हार्वर्ड अच्छा है तो क्यों है, ऑक्सफोर्ड, MIT, IITs या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, अगर वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, उनका करिकुलम बहुत अच्छा है, उनका सिलेबस बहुत अच्छा है, वहाँ पे स्टूडेंट की प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी होती है, अगर वहाँ पे कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उनको एक्सपीरियंशियल नॉलेज बहुत है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, या उनमें नॉलेज बहुत अच्छे से इनकलकेट करवाई जाती है। तो इन हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूट को स्टडी करके हम उनकी चीज़ों को अपने इंस्टीट्यूट में, अपनी यूनिवर्सिटी में, या उनकी जो भी उनका जो भी काम करने का तरीका है, देयर वे ऑफ वर्किंग, वो चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट में कैसे कैसे वो चीज़ें अप्लाई हो सकती हैं। ठीक है, तो ये है फोर्थ टाइप हिस्टोरिकल रिसर्च की। चलो देन पढ़ते हैं स्टेप्स इन द हिस्टोरिकल रिसर्च। तो इसमें 6 स्टेप हैं। पहला होता है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, अभी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको। देन है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, देन है सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डाटा, देन है क्रिटिसिज्म ऑफ डाटा, देन है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, इसको आप कह सकते हो इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन ऑफ डाटा, देन राइटिंग द रिसर्च रिपोर्ट। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है, कॉल की बुक में तो यही दिए हैं, लोकेश कॉल जी की बुक जो है, ठीक है, 5th एडिशन में। बाकी आप कहीं और से पढ़ रहे हो तो बेसिक स्टेप तो यही रहेंगे, हो सकता है उनका नाम चेंज हो गया हो। ओके, चलो देन बात आती है सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले क्या लेंगे हम, रिसर्च करनी है तो हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम लेनी पड़ेगी, है ना, उसी पे तो रिसर्च करेंगे। तो प्रॉब्लम हो सकती है कोई इवेंट हो, कोई पॉलिसी हो, कोई प्रोग्राम हो, कोई एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हो, कोई एजुकेटर हो, कोई इंस्टीट्यूट हो, यूनिवर्सिटी हो, ये सभी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए, उससे रिलेटेड डाटा होना चाहिए। अगर डाटा कम है तब भी हम उस प्रॉब्लम को नहीं लेंगे, है ना। अगर वो फिजिबल नहीं है, डाटा कलेक्ट करने के लिए हमें पूरी दुनिया घूमना पड़ेगा, तो इतनी तो फंडिंग कोई नहीं देता है कि आप हर जगह घूम के रिसर्च करो, अनटिल अनलेस बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ना हो, है ना।
तो फिजिबल होनी चाहिए, टाइम के रिस्पेक्ट में, मनी के रिस्पेक्ट में, वही प्रॉब्लम हम लेंगे, है ना। रिसर्च में जब हम पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम की भी एक कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें होंगी। देन है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना। तो इसमें हम ऐसी हाइपोथेसिस या फॉर्मल हाइपोथेसिस नहीं बनाते जिसको हम टेस्ट कर सकें। इसमें जो भी हाइपोथेसिस होती है उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल कि द एडवांसमेंट इन द कंप्यूटर एजुकेशन वाज ड्यू टू द रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। कि जो भी एडवांसमेंट आया ना शिक्षा में, मतलब कंप्यूटर शिक्षा में, वो एनपीई 1986 के कारण है। देन अब इससे रिलेटेड हम डाटा कलेक्ट करेंगे, है ना, और हम फिर इंटरप्रेट करेंगे, कंक्लूड करेंगे कि सच में जो कंप्यूटर एजुकेशन में एडवांसमेंट था वो एनपीई 1986 के कारण आया या नहीं आया, राइट। तो इसमें जो हाइपोथेसिस होगी वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगी, ये याद रखना हमेशा, फॉर्मल फॉर्म में नहीं होगी, राइट। चलो देन बात करते हैं सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डाटा। तो डाटा दो तरह का हो सकता है। प्राइमरी सोर्स, मतलब उसके सोर्स दो तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है, बिल्कुल प्राथमिक, जो कि ओरिजिनल है, जो कि किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का खुद का है, पर्टिकुलर इंसान को स्टडी कर रहे हैं तो वो खुद की उसकी डायरी है, राइट। तो वो सब चीज़ें हैं। या कोई इवेंट है तो किसी ने उसको, मतलब उसी के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इसमें क्या हो सकते हैं प्राइमरी सोर्स, ओरल टेस्टिमनी की आई एंड ईयर विटनेस हो सकते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो सकते हैं कि डायरीज, जर्नल, फोटोज, आर्टवर्क, लेटर्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड, जो कि बिल्कुल प्राइमरी सोर्स है। रेलिक्स हो सकती है, रेलिक्स मतलब जैसे फॉसिल्स, है ना, बिल्डिंग हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, यूटेंसिल्स हो सकती हैं। तो ये सभी क्या है, प्राइमरी सोर्स है। सेकेंडरी में क्या हो सकता है, कोई टेक्स्ट बुक हो, है ना, किसी के बारे में कोई टेक्स्ट बुक लिख दें, वो सेकेंडरी सोर्स है। किसी ऑब्जेक्ट की कॉपीज हैं तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन है, न्यूज़पेपर हो सकते हैं उस टाइम के, इंसाइक्लोपीडियाज हो सकते हैं, रिव्यू ऑफ रिसर्च एंड अदर रेफरेंसेस, जो कि सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेंगे। चलो देन आता है फोर्थ स्टेप, जिसको कहते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ डाटा। तो एक बार आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, अब डाटा हमें नहीं पता कितना सच है या झूठ है, कितना वैलिड है, रिलायबल है। तो क्रिटिसिज्म ऑफ डाटा इसीलिए करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि जो भी हमारा डाटा है वो ऑथेंटिक है, वैलिड है, रिलायबल है और ओरिजिनल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ डाटा। क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं कि अरे तेरा डाटा बेकार है। क्रिटिसिज्म का मतलब है कि उसको चेक करना, है ना, उसकी ऑथेंटिसिटी, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ओरिजिनलिटी। तो दो तरह का क्रिटिसिज्म होता है। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, इसको लोअर क्रिटिसिज्म भी कहते हैं। इसमें हम ऑथेंटिसिटी एंड जेन्युइन, कितना जेन्युइन है वो चेक करते हैं। देन होता है इंटरनल क्रिटिसिज्म, वो उसको कहते हैं एक्यूरेट, एक्यूरेसी के लिए, उसका मीनिंग जैसा वो बता रहा है वैसा ही है या नहीं है, उसकी क्रेडिटेबिलिटी के लिए, कितना क्रेडिबल है, राइट। तो दो तरह के क्रिटिसिज्म होते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, इसको लोअर क्रिटिसिज्म भी कहते हैं, वैलिडिटी के लिए होता है। एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू या एक्सपर्ट्स जो होते हैं ना, उनके थ्रू हम चेक करवाते हैं। जो भी हमने डाटा कलेक्ट कर रहा है, सपोज हमें कोई फॉसिल मिला है, तो उसको कौन चेक करेगा, आर्कियोलॉजिस्ट चेक करेंगे, पैलेंटियोलॉजिस्ट चेक करेंगे, भाई सही है फॉसिल, बिल्कुल ठीक है, उसी का है जिसका आप स्टडी कर रहे हो। अगर कोई डॉक्यूमेंट मिला है, डायरी मिली है, जर्नल मिला है, तो हम मदद लेंगे पैलियोग्राफर की। पैलियोग्राफर होते हैं हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, जो कि बताएंगे कि हाँ भाई, अगर महात्मा गांधी जी गए तो कि हाँ महात्मा गांधी ऐसे लिखते थे, उनकी राइटिंग स्टाइल ऐसा है, सिग्नेचर ऐसे करते हैं, और वो अच्छे से चेक करेंगे कि उन्हीं का है, ओरिजिनल है या नहीं है, ना। हिस्टोरियन होते हैं जिनको एक्सपीरियंस होता है उसके वैलिडिटी को चेक करने का और ओरिजिनलिटी को चेक करने का। तो वो बताते हैं कि भाई डाटा बिल्कुल ठीक है। और अगर आपको पता हो तो एक शो आया करता पॉन शॉप करके, है ना, उसमें जो मालिक होता था वो अपने दोस्त को बुलाता था, हिस्टोरियन को, और वो उसका दोस्त हिस्टोरियन जो भी होता था, तो वो कोई सिक्के होते थे, कॉइन्स, है ना, या कोई डॉक्यूमेंट होता था, तो उसको प्रॉपर चेक करके बताता था कि वो
ओरिजिनल है या नहीं है। तो दिस इज ए काइंड ऑफ एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। और किस तरह से क्वेश्चंस हो सकते हैं, कार्बन डेटिंग भी होती है, ठीक है। कार्बन डेटिंग से हमें पता चलता है कि उसकी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की लाइफ कितनी है ना। आई थिंक इसमें C14 होता है और C14 सभी चीज़ों में एक्यूमुलेट होता रहता है और इसकी हाफ लाइफ कैलकुलेट करके पता लगाया जा सकता है कि कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कितने साल पुराना है। मुझे अभी आई थिंक इतना ही याद है इसके बारे में। चलो, तो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में क्या होता है कि डॉक्यूमेंट किसने लिखा है, ओरिजिनल है या नहीं है, पर्पस क्या रहा होगा डॉक्यूमेंट लिखने का, है ना, कब लिखा था, राइट, उस टाइम कंडीशंस क्या थी जब डॉक्यूमेंट लिखा गया, हिस्टोरियन बताएगा आपको उसको चेक करके, ठीक है। डॉक्यूमेंट के कितने वर्जन एग्जिस्ट हैं, तो आपने देखा होगा उस शो में वो भी बताता था कि उस टाइम इतनी गाड़ियां बनी थी और इसकी केवल इतने वर्जन है ना। या तो हो सकता है पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ने कुछ बुक्स पब्लिश करी हों और वो बुक्स केवल उसके 10 कॉपीज ही हों, है ना, कि कोई डॉक्यूमेंट है तो केवल एक ही है, तो दैट काइंड ऑफ थिंग वो उससे पता चलेंगी एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म से, कितने फॉर्म्स में अवेलेबल है, कितने वर्जन है डॉक्यूमेंट के, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। देन बात आती है इंटरनल क्रिटिसिज्म की, इसको कहते हैं हायर क्रिटिसिज्म की। इसमें हम चेक करते हैं एक्यूरेसी और वर्थ की, जो भी रियल मीनिंग है, जो भी ऑथर्स ने लिखा है उस टाइम, है ना, उसको इंटरनली हम चेक करते हैं कि भाई बिल्कुल ठीक है या नहीं है, इसमें किसी भी तरह की बाइसनेस नहीं है, आपस में सभी में रिलेशन है अच्छे से, तो वो इंटरनल क्रिटिसिज्म के द्वारा चेक हो जाएगा कि कितनी वर्थ है, कितना क्रेडिबल है वो डाटा, है ना। तो इसमें क्या चेक करते हैं कि ऑथर जिसका हमें मटेरियल मिला है, उसका मटेरियल है, वो जो ऑथर है वो कितना बायस है, ऑनेस्ट है, एक्यूरेट है, राइट। क्रेडिबिलिटी ऑफ ऑथर टू बी गिवन और नॉट, कि ऑथर क्रेडिबल है या नहीं है। उस टाइम जब ऑथर ने ये चीज़ें लिखी थी तो उस पर कोई प्रेशर नहीं था, है ना, या किसी भी तरह का डर नहीं था। हो सकता है जैसे हिटलर अपने बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें लिखवाता था, है ना, नॉर्थ कोरिया का जो भी राजा है, शासक है कह सकते हो, वो भी बुक्स में वही चीज़ें लिखवाता है जो कि उसको पसंद है। तो जो फ्यूचर में जाके हिस्टोरिकल रिसर्च करेगा नॉर्थ कोरिया के बारे में, तो वो सब चीज़ें चेक करेगा कि भाई उसमें ऑथर जो भी मुझे डॉक्यूमेंट मिला है वो ऑथर कितना बाइस है, ऑनेस्ट है, एक्यूरेट है, या किसी भी तरह का उसमें उस टाइम डर था या नहीं था, है ना। तो इसको कहते हैं इंटरनल क्रिटिसिज्म। देन बात आती है कि जो भी रिपोर्ट किया गया है कितने टाइम पीरियड के बाद किया गया है। सपोज कोई इवेंट हुआ, तुरंत रिपोर्ट कर दिया गया, है ना, 2022 में कोई चीज़ हुई तो 2022 में रिकॉर्ड कर दी गई। लेकिन सपोज 2022 में कोई चीज़ हुई और उसको रिपोर्ट किया गया 2025 में, तो इंटरनल क्रिटिसिज्म ये भी चेक करेगा कि भाई इतने दिन बाद डॉक्यूमेंट किया गया है कुछ, तो कोई डाटा तो मिस नहीं हो गया, क्योंकि इवेंट हुआ है पहले, डॉक्यूमेंट हुआ है बाद में, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसमें एक्यूरेसी डिफर कर सकती है, ठीक है। तो वही एक्यूरेसी को चेक करने के लिए इंटरनल क्रिटिसिज्म किया जाता है। चलो देन आते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा एंड कंक्लूजन पे। तो यहाँ पे EH कार कहते हैं कि हिस्ट्री क्या है, हार्ड कोर ऑफ फैक्ट्स है, ठीक है, और जो कि सराउंड करती है पल्प ऑफ डिस्प्यूटेबल इंटरप्रिटेशन थे। इस फिगर के मदद से आप थोड़ा समझ सकते हो, आपको याद रहेगा कि हिस्ट्री क्या है। देखो, हार्ड कोर ऑफ फैक्ट है जो कि घिरी हुई है पल्प ऑफ डिस्प्यूटेबल इंटरप्रिटेशन से। अगर आपको हार्ड कोर ऑफ फैक्ट में जाना है तो यू हैव टू रिमूव दीज पल्प ऑफ डिस्प्यूटेबल इंटरप्रिटेशन, ठीक है, तभी आप यहाँ तक पहुँच पाओगे, मतलब एक पुख्ता फैक्ट तक पहुँच पाओगे या कोर तक पहुँच पाओगे कि सच में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, राइट। तो एग्जाम में इनकी ये चीज़ याद रखना EH कार की कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें कही हैं, ओके। इसीलिए इंटरप्रिटेशन जरूरी है ताकि हम पल्प को रिमूव करके हम हार्ड कोर ऑफ फैक्ट्स तक जा सकें और पता लगा सकें कि सच में कोई इवेंट हुआ है, कोई पॉलिसी आई, तो उसके पीछे क्या रीजन रहे थे।
तो इंटरप्रिटेशन के जरिए हम रिसर्च को कोई मीनिंग नहीं है। कार कहते हैं कि इंटरप्रिटेशन के जरिए जो भी हिस्टोरियंस हैं वो बिलीव करते हैं कि पास्ट का मतलब क्या है ना। क्यों? क्योंकि हम पता लगा सकते हैं ना कि सच में क्या रीजन रहा होगा पर्टिकुलर इवेंट्स के पीछे। देन इंटरप्रिटेशन से ये भी मदद मिलती है कि क्यों पास्ट में चीज़ें ऐसी रही हैं और क्यों जो सर्टेन एलिमेंट्स हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट थे पास्ट में। सपोज कोई पॉलिसीज को स्टडी करते हैं तो उससे पहले हम हिस्ट्री देखते हैं ना कि क्यों ये पर्टिकुलर पॉलिसी आई। सपोज सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की बात करें 1952 में, तो वो क्यों आई थी? क्योंकि उस टाइम सेकेंडरी एजुकेशन की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, है ना। तो हमें पता है कि भाई पास्ट में अगर कोई पॉलिसी आई है तो उसके पीछे कोई ना कोई सर्टेन एलिमेंट है जिनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, वर्थ है, जो कि इम्पोर्टेंस रखते हैं किसी पर्टिकुलर इवेंट को होने के लिए। ठीक ठीक है। तो ये सभी चीज़ें कब पता होंगी? जब हम अच्छे से डाटा को इंटरप्रेट करेंगे, एनालाइज करेंगे। इसको एनालिसिस भी कह सकते हो आप। इंटरप्रिटेशन क्या है? बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है, फाउंडेशनल की है अगर आप हिस्ट्री को लिखते हो, है ना। हिस्टोरिकल रिसर्च में अगर आप कुछ भी लिखते हो तो इंटरप्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन हम कोहेरेंस थ्योरी, यहाँ पे एक बात कही इन्होंने कि कोहेरेंस थ्योरी या कनेक्टिविटी को चेक करते हैं कि आपस में जो भी हमारे पास डाटा है वो आपस में कैसे लिंक करता है। ठीक है। तो जो भी हमारे पास फैक्ट्स अवेलेबल होते हैं, डाटा अवेलेबल होता है, हम उसके बीच में कोई ना कोई लिंकेज बनाते हैं, हम चेकआउट करते हैं थ्रू इंटरप्रिटेशन की भाई सब चीज़ों में आपस में क्या कोहेरेंस है, और सबको चेकआउट करने के बाद हम किसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि हाँ, हिस्ट्री में ये पर्टिकुलर चीज़ें इस कारण से हुई हैं। इसीलिए इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन को आप कह सकते हो एनालिसिस ऑफ डाटा भी, और इसके बाद हम कंक्लूड भी करते हैं कि भाई हाँ, दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग हैपेंस इन द पास्ट, राइट। एंड व्हाट आर द elements, what are the important element that shapes particular events in the past, right? चलो देन आते हैं राइटिंग द रिसर्च रिपोर्ट। सब कुछ हो गया है, अब हमें बस अपनी रिसर्च को रिपोर्ट करना है। तो फाइनल स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिसर्च को हम बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं। इसमें क्या क्या होता है? प्रॉब्लम के बारे में लिखते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बारे में लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चंस क्या है उसके बारे में लिखते हैं, सर्वे क्या रहा या सोर्स ऑफ डाटा क्या था, मेथड क्या था हमारे डाटा कलेक्शन का, क्रिटिसिज्म ऑफ डाटा क्या था, कैसे किया हमने, इंटरप्रिटेशन कैसे किया, देन कंक्लूजन, बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंस लास्ट में। ठीक है। इसके लिए सबसे अच्छा है ना, आप किसी भी हिस्टोरिकल रिसर्च को स्टडी कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि इस तरह से रिसर्च रिपोर्ट की जाती है। आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे अपने आप। तो एक आर्टिकल पढ़ना जिसमें प्रीवियस स्टडी को शो किया गया है। चलो, इसमें क्या है, लॉजिकल होनी चाहिए रिसर्च रिपोर्ट हमारी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है हमने 2022 की बात तो पहले लिख दी और 1986 की बात बाद में लिखी, है ना। तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होनी चाहिए, दैट शुड बी पर्टिकुलर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ताकि जो उसको पढ़ रहा है ना वो बहुत ज़्यादा पजल ना हो जाए। ऑर्नामेंटल एंड फ्लावरी नहीं होनी चाहिए, मतलब उसमें फालतू की चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। द रिसर्च रिपोर्ट शुड ओनली कंटेंट the vocabulary and the language suitable as per the research report. There should be a systematic way to write a research report. This should be written in attractive manner in the sense that it is easily readable to the readers. Then it should have sense of completeness. If there is any kind of irrelevancy of any kind of less of data, suppose we are not able to collect the data from the 1950 to 1960, then we have to report that there is a irrelevancy of data, or we are not able to collect the data from this side, or there is very less data from 1950 to 1960. So that should be documented properly. Okay, so the readers are not going to get puzzled and
they are going to get a particular idea of our research. तो हिस्टोरिकल रिसर्च ये थी। चलो देन पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। तो ये हमें मदद करता है कि जो भी पास्ट में इवेंट हुए हैं ना उनको स्टडी करने के लिए एक बहुत अच्छा रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देता है हमारे पास्ट को लेके, हमारी हिस्ट्री को लेके। रिसर्चर को अलाउ करता है कि वो क्वेश्चंस को इन्वेस्टिगेट करें जिनको हम अलग मेथड से हम चेक नहीं कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर हम पॉलिसी को स्टडी कर रहे हैं तो हम रिसर्च करें। सपोज हिस्टोरिकल रिसर्च हो रही है वर्ल्ड वॉर पे, तो हम ऐसा भी नहीं है उसको दोबारा से एक्सपेरिमेंटेशन करें कि वर्ल्ड वॉर करवा के देखते हैं और कैसा होगा उसके बाद डाटा लिखेंगे, है ना। उसके लिए तो हमें हिस्ट्री में जाके ही स्टडी करना पड़ेगा। देन हमें मदद करती है कि फ्यूचर रिस्क ना हो सके, है ना। जो भी प्रॉब्लम्स पास्ट में रही उनको हम फ्यूचर में रोक सकते हैं। देन क्या है डिसएडवांटेज, ये है कि हो सकता है रिसर्चर बाइस्ड हो एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेके, एक पर्टिकुलर कास्ट को लेके, एक पर्टिकुलर कंट्री को लेके, एक पर्टिकुलर पॉलिसीज को लेके, इवेंट्स को लेके, तो थोड़ा बहुत बाइसनेस तो हो सकता है। इंटरनल वैलिडिटी का थ्रेट है ना, क्योंकि हिस्ट्री में आते आते हो सकता है बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हों, राइट। सैंपल या डाटा का लिमिटेशन है, कई बार हमें बहुत अच्छे से डाटा नहीं मिलता है, सैंपल नहीं मिलता है ना। कई बार ये मुश्किल होता है वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को चेक करना, क्योंकि हो सकता है बहुत पुराना इवेंट हो तो उससे रिलेटेड लोग हो सकता है वो डेड हो गए हों, है ना। या हो सकता है ड्यू टू एनी काइंड ऑफ कैलेमिटीज जो डाटा रहा हो उसकी वैलिडिटी को चेक करना और उनकी रिलायबिलिटी को चेक करना उतना आसान नहीं है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो इसके रेफरेंस है, तो लोकेश कॉल 5th एडिशन जो एजुकेशन रिसर्च की बुक है उससे पढ़ा है, और 2-3 और रेफरेंस है, आप जाके इसको अच्छे से चेकआउट कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।